बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। आज 29 जनवरी 2026 जुमेरात का दिन है। आज की ख़बरों में नाज़रीन शामिल करेंगे ईरान के हवाले से और चीन का जो बड़ा अहम किरदार है। अमेरिका हमला करने जा रहा है ईरान पे, अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया है। सबसे बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो चारों अतराफ से नाकाबंदी कर दी है ईरान की। मगर अब जो ख़बरें सामने आ रही है, अमेरिका को एक खौफ है, एक डर है कि जो चीन का स्पेस मॉनिटरिंग जाल है वो बुना गया है, उससे बड़ा डर लग रहा है। इसलिए अमेरिका फ़िलहाल पसपा नज़र आ रहा है। तुर्क, सऊदी अरब मुफाहमत मुसालहत की कोशिश कर रहे हैं, मुतहर्रिक हैं। डोनाल्ड ट्रंप से उनका रब्ता हुआ है। सऊदी अरब और इजराइल की टीम बाकायदा अमेरिका में इस टाइम पे मुलाकात कर रही है, अहम मुलाकात जारी है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील लेंगे। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नाज़रीन फतवे जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत मुसलसल पाकिस्तान दुश्मनी पे उतर आई है और आगे जाके ये पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें नाज़रीन, उससे रोज़ाना की वीडियो हमारी आपको मौसूल होंगी। नाज़रीन, चाइना ने जो जाल बुनाया, पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई उसमें भी डेफिनेटली अहम किरदार पाकिस्तान की फ़िज़ाइया का, और जो हम 80-82% चाइना से हम जो असलहा लेते हैं, फ़ाइटर जेट लेते हैं फ़िज़ाइया के और दीगर असलहा सामान, डेफिनेटली वो हमने मूव किया है। उसकी बड़ी वजह नाज़रीन, जब पहले हम लेते थे यूरोप से और अमेरिका से तो हम पे पाबंदियाँ लगा दी जाती थी, पुरज़ात नहीं मिलते थे, इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है, इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करना है। उस झंझट से जान छूटने के लिए पाकिस्तान ने मूव किया था 1994-96 में, और हमने थंडर पे काम किया। आगे फिर जाते जाते 2010 को पाकिस्तान ने JF-17 थंडर को अपने फ़िज़ाइया बेड़े में शामिल किया और दीगर असलहा भी पाकिस्तान ने चाइना से शुरू कर दिया। तो जो हमारी इंडिया के साथ जंग थी उसमें भी नाज़रीन दुनिया में बेहतरीन सैटेलाइट इस टाइम पे चाइना के हैं। उन सैटेलाइट का इस्तेमाल आजकल हो रहा है और उस जंग में जो इंडिया की मुकम्मल फ़िज़ाइया बैठ गई थी, उसी तरह अब अमेरिका को भी डर लगने लगा है, क्योंकि जितने भी GPS सिस्टम्स हैं वो सारे अमेरिका मुख्तलिफ़ ममालिक में जैसे ही जंग होती है, अगर हमारा इंडिया के साथ और ये टेक्नोलॉजी हमारी अमेरिकन और यूरोप की होती तो अमेरिका किसी भी टाइम हमारे GPS को ब्लॉक कर सकता था, उसके सिग्नल को बंद कर सकता था। एक्सक्यूज़ मी। वो अमेरिका नहीं कर सका। उसकी बड़ी वजह ये थी कि हमारे पास चाइना टेक्नोलॉजी थी और हम उनके सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहे थे। इसी तरह अब यहाँ पे जो रियल टाइम जासूसी है चीन की, जदीद फ़ौजी और जासूसी, ये सैटेलाइट मशरिक़ वस्ता में छप्पे पे चीन की इस टाइम पे मौजूद हैं और उनकी नज़रें हैं इन सब पे। अमेरिका फ़ौज की नकलो हरकत जो हो रही है, ये बेड़ों की जो पोजीशनिंग और जहाज़ों की उड़ान, ये सब कुछ नाज़रीन खुफिया तौर पे जासूसी इसकी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। वो डर अमेरिका को लगा हुआ है, क्योंकि जब ये जासूसी की जाती है तो ईरान को मुकम्मल सपोर्ट चाइना फराहम कर रहा है, और जैसे ही वो बराह रास्त सब कुछ मालूमात लेने के बाद शेयर कर देता है तो ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो रेडी टू फायर, उनके लिए बड़ा आसानी हो जाता है बेड़े पे हमला करना। और बेड़े के लिए नाज़रीन हमने पहले ही आपको डिटेल से इससे पहले वीडियो में समझाया है, बात की है उस पर कि स्वाम अटैक एक तरीका है और एक इनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के 4 मिसाइल्स हैं। वो आसानी से इस बेड़े को जो है निशाना बना सकते हैं। इस बेड़े के लिए पूरा आर्मीडा का एक बड़ा फोर्स, एक बड़ा जाल है, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है, गाइडेड मिसाइल है। किसी भी तौर पे अपने इस बेड़े को वो तबाह नहीं करने देंगे। 1984 में ये 4.5 अरब का था, बढ़ते बढ़ते इसमें फ़ाइटर जेट, गाइडेड मिसाइल, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, 18 से 20 अरब डॉलर की मालियत बताई जाती है। बीच में अगर मज़ीद फ़ाइटर जेट होते हैं तो ये मालियत 20 से 25 अरब डॉलर की तक पहुँच सकती है। और एक झटके में ईरान इतना बड़ा नुकसान जो है वो इनको दे सकता है। तो यहाँ भी जो सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा है
وہ آ رہا ہے چین کا، کہ چین کا جو اسپیس مانیٹرنگ جال ہے، ایسا نہ کہ اس جال میں یہ پورے بری طرح پھنس جائیں اور پھر آگے نکلنے کا راستہ ہی ان کے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ تو صرف اور صرف ان کا تو جنگی مفاد، وہ تو اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے، ان کے لیے ایران سے لڑ رہا ہے۔ دنیا میں ان کا ایک ہی کام ہے، کیونکہ اسرائیل کا بڑا دشمن اس ٹائم پہ ایران ہے مسلم ممالک میں، اور وہ چاہتا ہے کہ اس دشمن کو زیر کیا جائے، اس کا میزائل سسٹم جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کا جو ایٹمی صلاحیت یہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس کو تباہ کیا جائے، میزائلوں کی رینج کم کی جائے، اور وہاں پہ سسٹم کو چینج کیا جائے، سپریم لیڈر وغیرہ کو، تاکہ آگے مسائل جو ہے وہ ایران کو کھڑے نہ ہوں، اسرائیل کو کھڑے نہ ہوں۔ اس لیے یہ اتنی بڑی جنگی جو دولت اسرائیل لگا رہا ہے امریکہ پہ، اس لیے وہ آگے آیا ہوا ہے۔ امریکہ اس کو مکمل طور پہ اس کی فوجی طاقت کو ختم کرنے کے در پہ ہے، مگر ناظرین یہ اتنا آسان ہوگا نہیں، اور جو ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف انہوں نے بھی حکم دیا ہے، 1000 جو ڈرون ہیں ان کے، انہوں نے اپنی افواج کے چاروں شاخوں میں شامل کر دیے ہیں۔ ایرانی فوج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقر خاتمی نے یہ بھی کہا ہے کہ تیز ترین جواب دیں گے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ حالات ناظرین اس طرح بن رہے ہیں، اور واشنگٹن میں اس ٹائم پہ بے چینی پھیلی ہوئی ہے، بند کمروں میں تسلیم کیا جا رہا ہے کہ ایران پر حملہ اتنا آسان نہیں جتنا 1980s یا اس سے پہلے کا تھا۔ یہ اب 1980 یا 90 والا کھاتا نہیں ہے۔ بیجنگ کی بڑی رکاوٹ بیچ میں ہے، یہ بند کمروں میں یہ باتیں ہوتی ہیں، تو ایران کی مکمل طور پہ ایران کی سب سے بڑی سپورٹ یہی ہے سیٹلائٹ کی، باقی سپورٹ وہ جو فراہم کرتا ہے میزائلز کی، HQ9 سسٹم دفاعی نظام کی، وہ تو HQ9 پاکستان میں بھی تھا، بہترین نظام ہے، 200 سے 250 کلومیٹر کی رینج میں میزائلز، فائٹر جیٹس، ڈرونز، ان کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مطلب 250 سے 200 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے وہ ایران اپنا اس سے HQ9 سسٹم سے کور کر لیتا ہے۔ روس بھی بڑی مدد کر رہا ہے، مگر چین کا جو سب سے بڑا ڈر، امریکہ اتنا سب کچھ لے آنے کے بعد حملے کے لیے اب ایسا ایسا پیچھے ہٹ رہا ہے، اور مذاکرات کی طرف بات چیت بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم ممالک، آج پاکستان کے نائب وزیر اعظم نے بھی فون کیا تھا، اس سے پہلے سعودی عرب کا رابطہ ہوا، قطر کا رابطہ ہوا، اب بیچ میں ترکی کے صدر اردگان نے رابطہ کیا ہے، ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور ثالثی کی باقاعدہ جو ہے وہ پیشکش کی ہے کہ ایک میز پہ بیٹھنا پڑے گا۔ تو ترکی کی ایک کوشش چل رہی ہے، ادھر سعودی عرب کی کوشش چل رہی ہے، کہ ترکی کی جو کوشش ہے کہ ایران، ترکی اور امریکہ یہ ایک میز پہ بیٹھیں اور سفارتی سطح پہ جنگ کی بجائے یہ معاملات حل کریں، یہ ٹرمپ کو باقاعدہ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اب اس پہ آگے بات چیت چل رہی ہے، جبکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقات تھرو ویڈیو لنک کی ذریعے جو ہے وہ کرائی جائے، تاکہ یہ کرائسس، یہ کشیدگی جو بڑھ رہی ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ وہاں پہ ناظرین اسرائیل، سعودی عرب کے جو اعلیٰ دفاعی اور انٹیلیجنس حکام واشنگٹن میں اس ٹائم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی امریکہ کی اعلیٰ قیادت سے ان کی ملاقاتیں جا رہی ہیں، اور وہاں پہ بھی حملے اور سعودی عرب کی طرف سے سفارتکاری کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ سعودی عرب اس ٹائم پہ فیل کر رہا ہے کہ آگے نقصان جو ہے وہ اسلامی ممالک کا ضرور ہوگا، اور یہ جنگ خلیجی ممالک میں آگے پھیلے گی۔ ایران اتنا خاموش نہیں رہے گا، وہ وہی 19 اور 21 ایئر بیسز کو، جہاں پہ 30 سے 40 ہزار امریکی افواج 9 اور 8 مختلف تنصیبات پہ موجود ہیں، ان پہ حملے کرے گی۔ جو بھی ملک اپنی فضائی حدود، اپنی سمندری حدود، اپنے زمینی راستے فراہم کرے گا، اس جنگ میں مدد کرے گا، وہی ہمارا دشمن ہوگا، یہ ایران کا کہنا ہے، اور وہ سیدھا سیدھا حملہ کرے گا۔ ان کے پاس ہائپر سونک میزائل ہیں جو 14 میک آواز کی رفتار سے تیز ہیں۔ امریکہ کے پاس اور پاکستان کے پاس اب تک ہائپر سونک میزائل نہیں ہیں، صرف خبریں آ رہی ہیں کہ چائنا نے پاکستان کو فراہم کر دیا ہے، مگر کافی تعداد میں بنا دیے گئے ہیں اور فراہم کر دیے گئے ہیں، اور ان کے پاس اپنے بھی ہیں جو انہوں نے شو بھی کیے ہیں۔ تو حالات اسرائیل کے لیے اور اسلامی ممالک کے لیے بڑے خراب ہوں گے۔ یہ جنگ اتنی آسانی سے چند دن میں آپ ختم نہیں کر سکتے، نہ ہی یہ وینزویلا ہے کہ ایک دن میں سب کچھ ختم ہو گیا اور آپ نے صدر کو اٹھا لیا ان کے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ ان کے ملک میں اتنی فورس اتار بھی نہیں سکتے، پاسداران انقلاب بڑی تگڑی فورس ہے، وہاں پہ آپ ان کے صدر کو بھی نہیں اٹھا سکتے، اتنا آسان نہیں لگتا۔ ہاں انہوں نے متبادل اپنے پہلے سے چن لیے ہیں، کیونکہ پہلے 2025 میں جو حملہ کیا گیا تھا
जून में, उसमें उनके आर्मी के सरबराह जो चीफ थे, जो फ़िज़ाइया के थे, जो नेवी के थे, वो सारे उसमें शहीद हो गए थे। इसलिए इस बार जो है इन्होंने अपने जानिशीन सब ने मुकर्रर कर दिए और सारे यकजुट हो गए हैं इज़राइल और अमेरिका के इस हमले पे। सारी कौम जो है वहाँ पे इकट्ठी हो गई है। महंगाई हद दर्जे है। जो सऊदी रियाल है वो $1 जो है वो 15 लाख 1.5 मिलियन तक पहुँच गया। अवाम परेशान है, अवाम में बेचैनी है, मगर अवाम अंदरूनी तौर पे अपने मामलात हल करना चाह रहे हैं। बैरूनी मुदाखलत में सब फिर एक साथ बैठ जाते हैं। दूसरी कोशिश नाकाम हुई, तीसरी कोशिश की जा रही है, मगर अब चीन का जो फैक्टर है वो बीच में आ रहा है कि चीन जो है वो स्पेस मॉनिटरिंग जाल जो उन्होंने बिछाया हुआ है उसमें कहीं हम घिर न जाएं, उनके शिकंजे में ना आ जाएं और मामलात अमेरिका के लिए पूरी दुनिया में ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया में फिर एक बदनामी का बायस बने और मुश्किलात में अमेरिका और इज़राइल जो है वो पड़ जाए। तो इस हवाले से सोचा जा रहा है, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं मेज़ पे बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए, इस्लामी ममालिक को इंगेज करने के लिए, पाकिस्तान को इंगेज करने के लिए। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने भी बात जो है वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से जो है वो बातचीत की है और वो मुज़ाकरात की बातचीत हो रही है। पाकिस्तान ने मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया और पाकिस्तान किसी भी ऐसी चेंज के ख़िलाफ़ नहीं है या ईरान पे हमले के ख़िलाफ़ पाकिस्तान नहीं है कि ईरान पे हमला किया जाए या वहाँ पे कोई चेंज लाया जाए। पाकिस्तान इस हक़ में नहीं है और ये यकीन दहानी ईरान को करा दी गई है। बहरहाल पाकिस्तान ने भी ज़ोर दिया है कि मुज़ाकरात के ज़रिए अगर मामलात हल होते हैं तो हल करने चाहिए। साथ ही नाज़रीन अफ़ग़ानिस्तान की बात हो रही है। अफ़ग़ानिस्तान में नाज़रीन परसों हमने थोड़ा सा टच उसको दिया था, जो उस साइड पे कुनर से बाजवड़ में जो लोग शदीद सर्दी और बर्फ़बारी वहाँ पे -9 -10 इस चल रहा है और इस शदीद बर्फ़बारी में 40 से ज़ायद शिद्दत पसंद दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश कर रहे थे। इन दुश्वार गुजार रास्तों से इन सर्दियों में दाखिल होते हुए वो कुदरती आफत का शिकार हुए और सारे हलाक हो गए। उनमें 3-4 की बॉडीज़ अफ़गान तालिबान ने रिकवर की और यहाँ पे 6-7 बॉडियाँ पाकिस्तान ने रिकवर की। वो उनमें जो एक कारी अयूब उर्फ ज़ाकिर था उसकी नमाज़ जनाजा में मौलवी शेर अली जो अफ़गान हुकूमत के कमांडर हैं, उनके बड़े करीब रहे हैं, नेटो और अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़े हैं। तालिबान के हक़ में जनाजे में बात करते हुए शैलंगेज़ी की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद पे झंडा लहरा देना चाहिए। साथ दीगर ममालिक का भी जिक्र किया है, मगर स्पेशली पाकिस्तान का कहा है कि ये इस्लाम सिर्फ़ काबुल के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए नहीं है, इस्लाम पूरी दुनिया के लिए है जहाँ हमारा बस चलता है। और ये जो कारी अयूब उर्फ ज़ाकिर हलाक हो गया है, ये इसके घर पे सब कुछ मुहैया था, इसके सर पे आसमान था, ज़मीन थी और ये जो है इस नेक अमल के लिए गया था, लोगों को मोटिवेट कर रहा था और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फर्ज़ कर रहा था कि पाकिस्तान में जो है वो जिहाद करना है और उसको लोगों को बता रहा था कि ये फ़र्ज़ है। तो ये ओपनली अफ़गानिस्तान की तरफ से वहाँ पे हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने कहा था कि अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई लड़ता है या पड़ोसी ममालिक में लड़ता है उनको सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो ये लड़े कारी अयूब, उसकी फ़ैमिली को पकड़ो, वो तो ख़ुद हलाक हो गया, और ये मौलवी शेर अली को जो आप ही का कमांडर है इसको गिरफ़्तार करो, इसको अरेस्ट करो। इससे पहले भी हमने कहा है कि पाकिस्तान को इस मसले को सीरियसली उठाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ़ तश्कीलें पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं और पाकिस्तान के साबका कबाइली इलाके जो हैं वहाँ पे दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी उरूज पे है और ये तादादन दस्ते इनके लिए वहाँ से जंगजू शिद्दत पसंद दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए और अफ़गानिस्तान नाज़रीन ओपन हो गया, वो पाकिस्तान में अमन नहीं चाहता। उनके जहन में यही है कि बस पाकिस्तान के यही इलाके हमने लेने हैं, जो एक ख्वाब वो देख रहे हैं। तो पाकिस्तान भी इसका इलाज कर रहा है, उनको भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान आगे रजीम चेंज करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो एक आखिरी हद तक चले गए हैं, इंडिया के साथ मिल गए। मगर रब का करना देखो कि अगर यहाँ से तिजारत बंद हो गई है, जो उस हक़ में हम नहीं हैं, तिजारत बंद नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे मुसलमान भाई हैं, यहाँ पे भी मुसलमान भाई हैं। अगर वहाँ पे मुसलमान ना भी होते तो इंसान तो है ना, तिजारत दोनों ममालिक आपस में करते हैं। मगर चूँकि हमारे साथ तिजारत बंद होने के बाद जो पाकिस्तान ने कहा कि हम खून के बदले तिजारत नहीं करेंगे, इन्होंने इंडिया से शुरू कर दी। इंडिया से शुरू करने के बाद
امریکہ کا ٹیرف جو ہے وہ آ گیا. آپ نے انڈیا کے ساتھ کس طرح کرنی ہے؟ چابہار کے تھرو کرنی ہے. چابہار سے انڈیا جو ہے وہ بھاگ گیا سب کچھ چھوڑ کے وہاں سے, کیونکہ امریکہ نے وہاں پہ ٹیرف وغیرہ لگا لیے. حالانکہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن امریکہ نے دی تھی, مگر ان کو پتہ چل گیا کہ آگے معاملات خراب ہوں گے. اور اب ایران کے حالات آپ دیکھیں, وہاں پہ جنگ چل رہی ہے. تو سارے بارڈر جو آپ کے قریبی ہیں, جو اس سائڈ پہ ممالک ہیں, آپ خود لینڈ لاک ہو, آپ کے اس سائڈ پہ جو وسط ایشیا کے ممالک ہیں وہ لینڈ لاک ہیں. جو سنکیانگ کا علاقہ ہے چین کا, وہ اپنا بارڈر آپ کے لیے نہیں کھول رہا. ایک پاکستان ہے, وہ بارڈر بند ہے. عوام کو مشکلات آ رہی ہیں, وہ شو نہیں کر رہے ہیں, بڑی مشکل میں عوام. ایران سے بھی اس طرح کا ٹریڈ ان کا پراپرلی نہیں ہو رہا, حالات بڑے خراب ہیں. مگر یہ جو فتویٰ بازی ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف اور حرزہ سرائی ہو رہی ہے اور افغان کمانڈر کر رہے ہیں, اس کا پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے. اور افغان حکومت ملا ہیبت اللہ خونزادہ جو اپنی فتوی انہوں نے جاری کی ہے, کم از کم اب مولوی شیر علی کو پکڑو, ان کو جیل میں بند کرو, ان کے خلاف مقدمات دائر کرو, ان کو سخت سزائیں دو. اور جو قاری ایوب اور دیگر یہاں پہ جو ہلاک ہو رہے ہیں ان کی فیملی ممبران کو پکڑو کہ آپ پاکستان میں جا کے دہشت گردی کرتے ہو, مگر پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ بڑی وجہ ناظرین, یہ ساری صرف بیانات ہیں. یہ سب ان کے جو پراکسی تھے, جو جنگ ختم ہوئی, وہ ساری جنگجو انہوں نے پاکستان کچھ بھجوا دیے جو پاکستان کے سابقہ ٹرائبل ایریاز میں اب بھی موجود ہیں, اور باقی جو ہیں وہ ایسے ایسے تشکیلوں میں پاکستان آ رہے ہیں. اس میں ناظرین اگلی ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. وادی تیرا میں جو ہم نے سیاست, جہاں پہ ہم نے سیاست کے ذریعے اپنی سلامتی کو پسپش ڈال دیا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے کہ تیرا میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں کا قصور ہے. اس لیے ہم بار بار یہی کہتے تھے کہ سب ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو یہ آپریشن ممکن نہیں ہوگا. آج وہی ہوا کہ ایک پیج پہ نہیں آ رہے تو حالات سلامتی پہ اٹھ رہے, حالات خراب ہو رہے. اس پہ اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.